दोस्तों, अनजान शहर में जब हम तीन दोस्त मिले तब हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मुलाकात हमारे जीवन का इतना लंबा और यादगार हिस्सा बन जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम तनकुश है और मैं पढ़ाई के साथ साथ काम करने के लिए कोलकाता जैसे बड़े और अनजान शहर में आया था। ना कोई जान पहचान थी और ना ही कोई अपना, इसलिए वहाँ मुझे अक्सर अकेलापन और अजीब सा एहसास होता था। शुरुआत में मैं काम की तलाश में एक ऑफिस गया। उसी ऑफिस में मेरी मुलाकात नितेश से हुई, जो वहाँ एक अच्छे पद पर कार्यरत था। बातचीत के दौरान उसने मुझे ऑफिस के बॉस के बारे में बताया कि वे किस तरह लोगों को नौकरी पर रखते हैं। नितेश ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहते हो कि बॉस तुम्हें नौकरी दे दे तो इंटरव्यू में तुम्हें ये बातें ज़रूर कहनी होंगी। दोस्तों, उसकी बातों पर भरोसा कर मैंने हाँ कर दी। फिर कुछ ही समय बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और जब मैं केबिन में गया तो बॉस ने मुझे वही सवाल पूछे जिनके बारे में नितेश ने पहले ही मुझे बता दिया था। दोस्तों, मैंने आत्मविश्वास के साथ उनके जवाब दिए और सौभाग्य से मुझे नौकरी मिल भी गई। दोस्तों, उस पल मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और मेरा मन भी सुकून से भर गया। नौकरी मिलने के बाद मैं नितेश के पास गया और धन्यवाद दिया और फिर अपनी रहने की समस्या के बारे में बताया। और मैंने कहा, यार मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, अगर आपको कोई कमरा पता हो तो बताइएगा। अब ये सुनते ही नितेश मुस्कुरा दिया और बोला, यार जब तुम्हें भी रूम की ज़रूरत है और हमें भी रूममेट की, तो तुम हमारे साथ ही रह लो। अब उसके शब्द सुनकर मेरी तो सारी परेशानियां जैसे ख़त्म ही हो गई थी। काम का इंतज़ाम भी हो गया था और रहने की जगह भी मिल गई थी। नितेश ने कहा कि ऑफिस से छुट्टी होने के बाद वो मुझे बाहर मिलेगा, तो मैं उसका इंतज़ार करने लगा। और फिर थोड़ी देर के बाद वो आया और मुझे अपने काम पर ले गया। दोस्तों, उसका कमरा मुझे ठीक ठाक और रहने लायक लगा और यहीं से मैं उसके साथ रहने लगा। नितेश के साथ उसका एक और दोस्त भी रहता था जिसका नाम था ऋषि। फिर धीरे धीरे मेरी भी ऋषि से अच्छी जान पहचान हो गई और समय इसी तरह बीतता चला गया। पर एक रात हम तीनों बस से उतरकर अपने बस स्टॉप पर पहुंचे कि तभी बस स्टैंड से थोड़ी दूरी पर हमें एक पर्चा दिखाई दिया। उस पर कुछ लिखा हुआ था और जब हमने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था, हिम्मत है तो आइए, क्योंकि इस दावत में कुर्सी भी हिलेगी और दिल भी, मगर पेट पूरी तरह भरेगा। अब इसे पढ़कर मैं और नितेश हंसने लगे कि भला ऐसा अजीब निमंत्रण कौन देता है। लेकिन ऋषि का उस दावत में जाने का अब मन हो गया था। जब ऋषि ने पर्चे पर लिखा पता देखा तो वहाँ पर लिखा था, पुराना पीपल शमशान घाट, जो हमारे रहने वाली जगह के पास में ही था। तभी ऋषि बोला, चलो यार जाकर देखते हैं कि आखिर इस दावत में है क्या। लेकिन मेरा और नितेश का वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए हमने ऋषि को मना कर दिया और अपने कमरे की ओर चल पड़े। और कमरे पर पहुंचकर ऋषि ने फिर से कहा, यार एक बार जाकर तो देख लेना चाहिए कि आखिर वहाँ पर दावत है भी या नहीं। पर दोस्तों, हम दोनों की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन ऋषि कुछ ज़्यादा ही जिद करने लगा। आखिरकार हमने साफ कह दिया, अगर तुझे जाना है तो तू जा, पर हम नहीं जाएंगे। अब ये सुनकर ऋषि का भी मूड बदल गया और हमने उस बात को वहीं पर दबा दिया। हमें लगा था कि शायद वो पर्चा एक दो दिन में हट जाएगा, लेकिन जब हम अगले दिन भी वहाँ से गुजरे तो हमने देखा कि वो पर्चा अब भी वहीं पर लगा हुआ था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये पर्चा अब तक यहाँ पर क्यों है। और फिर कुछ दिन के बाद जब हम काम से लौटकर बस स्टॉप से घर की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा कि एक आदमी उसी पर्चे को फाड़ रहा था। तभी हम उसके पास गए और उससे पूछा, अरे भैया आप ये पर्चा क्यों फाड़ रहे हैं। पर वो आदमी बस इतना बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही फाड़ रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। दोस्तों, उस वक्त हमें लगा शायद ये कोई पागल वागल होगा, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत ही अजीब सा था। जिसके बाद हम तीनों अपने रूम पर चले गए। रूम पर पहुंचने के बाद
फिर हम लोग सो गए। और फिर क्या था, हम अगले दिन वापस से उठे और काम पर चले गए। दिन भर की थकान के बाद जब हम तीनों वापस अपने बस स्टॉप पर पहुंचे तो हमने देखा कि वो पर्चा आज भी लगा हुआ था जो कि उस आदमी ने फाड़ दिया था। पर अब हमें ये समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसी समय ऋषि ने कहा, भाई यार चलो एक बार दावत खाकर आते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर कैसा माहौल है। दोस्तों, ऋषि की बातों को उस समय हम नज़रअंदाज कर रहे थे क्योंकि हम वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। लेकिन इस बार ऋषि ने गांठ ही बांध ली। उसने कहा कि अगर तुम दोनों नहीं जा रहे तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। देखो तो सही आखिर वहाँ पर कौन सी दावत चल रही है जो कि सभी के लिए निमंत्रण है। उस वक्त हम ऋषि को मना रहे थे कि ऐसे अनजान जगह पर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। वहाँ पर नीतीश और मैंने ऋषि को बहुत समझाया, लेकिन वो कभी किसी की सुनता ही नहीं था। फिर क्या था, वो तुरंत ही निकल गया, ये कह कर के मैं दावत खाकर ही आऊँगा। जब ऋषि वहाँ से चला गया तो उसके बाद हम दोनों भी अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे, ये सोच कर के वो आ जाएगा। लेकिन जो हमने सोचा था उसका उल्टा ही हुआ। दरअसल जब हम रात में सो गए तो उसके बाद मेरी आँख गहरी रात में खुली और जब मैंने आसपास देखा तो ऋषि अब तक घर नहीं लौटा था, जिस वजह से मैंने नीतीश को उठाया और बोला, यार भाई नीतीश, ये तो देख अभी तक ऋषि नहीं लौटा है। जब मैंने नीतीश से ये कहा तो नीतीश ने जवाब दिया, यार आ जाएगा भाई, तू सो जा, उसका ये पहली बार का नहीं है, ऐसा वो कितनी बार कर चुका है, तू सो जा, उसे आना होगा तो वो आ जाएगा। अब ये कहकर नीतीश भाई सो गया। फिर मैंने भी उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद मैं भी सोने लगा। और फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। और जब सुबह हुई तो हमने देखा कि ऋषि अभी तक नहीं लौटा है, जिस वजह से अब हम दोनों को थोड़ी चिंता होने लगी थी, जिसके कारण हमने ऋषि को फ़ोन भी मिलाया। और जब हमने ऋषि को फ़ोन मिलाया तो उसके बाद उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। फिर इसी बीच मैंने नीतीश भाई से कहा कि चल के यार उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर ऋषि गया हुआ था। दोस्तों, तभी हम दोनों अपने रूम से निकलकर उस जगह पर पहुँचे तो उसके बाद हमने देखा कि उस जगह पर तो सिर्फ शमशान ही था। वहाँ पर ना तो कोई इंसान था और ना ही कोई हलचल जैसी स्थिति। बिल्कुल शांत और खामोशी में डूबा हुआ शमशान अपनी वीरानियत को साफ साफ दर्शा रहा था। अब ये सब बातें हमें उलझन में डाल रही थी कि आखिर ऋषि गया तो गया कहाँ। फिर जब हम दोनों शमशान के अंदर गए तो उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर सन्नाटे के अलावा हमें कुछ भी दिख नहीं रहा था और ना ही कोई इंसान। उस वक्त हम दोनों घबराने लगे थे कि आखिर ऋषि गया तो गया कहाँ। रात से सुबह हो गई मगर उसका अभी तक कुछ भी अता पता नहीं था। तभी मैंने नीतीश से कहा, चल भाई अब हमें पुलिस में जाकर ये रिपोर्ट लिखवानी होगी। जब नीतीश से मैंने ये कहा तो उसके बाद उसने मुझे समझाया कि अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम खुद ही कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि पुलिस का लफड़ा बिल्कुल भी सही नहीं होता। जब नीतीश ने मेरी इन सब बातों को टाल दिया तो मैंने उससे कहा, अच्छा तो चलो फिर कहीं और चलकर देखते हैं यार कि आखिर ऋषि गया तो गया कहाँ, कुछ तो पता चलेगा उसके बारे में। तभी मैं और नीतीश शमशान से निकलकर बस स्टॉप के आसपास उसे ढूंढने लगे, लेकिन जब हमें वो कहीं भी नहीं मिला तो हमारी चिंता अब और भी बढ़ने लगी। फिर ऐसे एक दिन जब हम दोनों दोबारा से उस जगह पर गए जहाँ पर ऋषि दावत खाने गया था, तो वहाँ पहुँचकर उसके बाद हमने देखा कि उस शमशान में हमें वही आदमी मिला जो कि उस दिन पर्चा फाड़ते हुए मिला था। उस आदमी को देखते ही जब हम उसके पास गए तो उसके बाद हमने उस आदमी से पूछा, भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर उस आदमी ने बताया कि उसका भाई भी इस जगह पर आया था, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटा और मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ पर पहले भी आया था लेकिन वो उस दिन भी नहीं मिला। अब उस आदमी की ये बात सुनने के बाद हमने उससे कहा कि भाई साहब हमारा भी एक दोस्त गायब है,
जो कि अभी तक घर नहीं लौटा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जब हमने उस आदमी से ये पूछा कि तुम उस दिन वो पर्चा क्यों फाड़ रहे थे, तो उसने बताया कि वो पर्चा इसलिए फाड़ रहा था ताकि उसे पढ़कर कोई भी इस जगह पर फिर से दोबारा ना आ जाए। अब उसकी ये बात सुनने के बाद हम ऋषि को ढूंढने में लग गए। दिन भर हमने ऋषि को ढूंढा, लेकिन ऋषि हमें कहीं नहीं मिला और वो आदमी भी वहाँ से थक हार के घर चला गया। जिसके बाद मैं और नीतीश भी घर की ओर आने लगे। उस वक्त रात भी होने वाली थी, जिसके चलते हम दोनों वहाँ से निकल गए। जब हम रूम पर पहुँचे तो उसके बाद हम सोच में पड़ गए कि ऋषि को आखिर कैसे ढूंढें। पर उस वक्त हमारे पास इस बात का कोई भी जवाब ही नहीं था और साथ ही अब हमारे पास एक ही चारा बचा था कि अब हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दें ताकि समय रहते ऋषि मिल जाए, वरना ऐसे तो समय बीतता ही रहेगा। और यही सोचते हुए हम उस दिन सो गए। और अगले दिन जब हम बाहर गए तो फिर उसके बाद हमें रास्ते पर वही आदमी मिला जो हमें शमशान घाट पर मिला था। उस आदमी ने जब हमें देखा तो उसके बाद उसने हमसे कहा कि मेरा भाई वापस आ गया है। लेकिन उसका बर्ताव अब बहुत ही अलग था। जैसे वो पहला था वैसा नहीं है। दोस्तों उस आदमी की बात सुनने के बाद हमने जब उससे उसके बारे में पूछा तो उसके बाद वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला गया, ये कहकर कि उसे कुछ काम है और वो जल्दी में है। जब वो चला गया तो उसके बाद हम दोनों ऋषि की तलाश में फिर से लग गए। जहाँ जहाँ ऋषि जाता था हम हर उस जगह पर गए, लेकिन फिर भी उसका कोई भी अता पता नहीं चला। अब हमारे पास कोई और चारा भी नहीं बचा था पुलिस को खबर करने के अलावा। जिसके बाद हमने ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम पुलिस स्टेशन पहुँचे। जब हम स्टेशन पहुँचे तो उसके बाद हमने पुलिस को ऋषि की लापता होने की बात बता दी। जिसके बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखी और उसे ढूंढने लगे। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। ऐसा करते करते अब 3 महीने बीत गए और ऋषि का अभी तक कोई अता पता ही नहीं चला, जिससे हमारी चिंता अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन फिर उसके बाद जब हम ऐसे ही काम से घर की ओर लौट रहे थे कि तभी हमें उस आदमी का ख्याल आया जिसका भाई ऋषि की तरह खो गया था और वो वापस भी आ गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद वो हमें मिला नहीं। और यही सोचते सोचते जब हम अपने बस स्टॉप पर पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि एक आदमी दीवार पर चिपका हुआ एक पर्चा फाड़ रहा है। अब उस आदमी को ऐसा करता देख हम उसके पास पहुंचे और उस पर्चे को फाड़ने की वजह पूछी। तो उसके बाद हमने देखा कि ये तो वही आदमी था जिससे हम पहले मिल चुके थे। उसको ये सब करता देख मैंने उससे कहा, अरे भाई तुम अब ये पर्चा क्यों फाड़ रहे हो, जबकि तुम्हारा भाई तो वापस आ चुका है। अभी मैंने ये बोला ही था कि तभी उस आदमी की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसको रोता देख जब हमने उससे उसकी ये वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी ये बात सुनकर हम दोनों हताश हो गए कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तुम्हारा भाई तो ठीक ठाक लौटा था, तो ये सब कैसे हो गया। दोस्तों जब हमने उस आदमी से ये कहा तो उसके बाद उसने कहा कि तुम्हारा दोस्त भी अब मर जाएगा। इतना और बोलकर वो आदमी वहाँ से चला गया। पर जाते वक्त जब हमने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रणवीर बताया। फिर उसके बाद हम भी अपने रूम पर आ गए। लेकिन हमारे दिमाग में अब ये सवाल चल रहा था कि आखिरकार उसका भाई मरा तो मरा कैसे, और वो हमें ऐसा बोलकर क्यों चला गया कि तुम्हारा दोस्त भी अब मर जाएगा। हम उस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। उस वक्त हम बहुत ज़्यादा हताश हो चुके थे क्योंकि हमारे दोस्त का कुछ भी अभी तक पता नहीं चला था, जिस वजह से हमारा मन नहीं लग रहा था और ना ही कुछ खाने पीने में। लेकिन जब हम सो गए कि तभी हमें आधी रात को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही जब हम दोनों उठे तो उसके बाद नीतीश ने कहा कि यार इतनी रात को कौन है। और जब दरवाज़ा खोला तो उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। दरअसल दोस्तों मैंने देखा कि ऋषि अब मेरे सामने खड़ा था और जब ये बात मैंने नीतीश को बताई तो उसके बाद वो सीधा दौड़कर मेरे पास आया और ऋषि के गले लग गया
और फिर जब हमने ऋषि को अंदर बुलाया तो पता नहीं क्यों उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि जैसे ऋषि के साथ साथ कोई और भी अंदर घुसा हो। लेकिन उस वक्त मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। और फिर जब ऋषि को हमने बैठाया तो उससे पूछताछ की कि भाई तू कहाँ चला गया था और तेरा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था। फिर इसी बीच जब मैंने ऋषि का फ़ोन देखा तो मैं हैरान हो गया। दरअसल दोस्तों उसकी फ़ोन की बैटरी तो फुल थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था। उस वक्त हम ऋषि से जब ये पूछ रहे थे तो उस वक्त उसका मुंह बंद ही था, वो बस गुमसुद बैठा हुआ था। पर जब उसने हमसे ये बोला कि मुझे पानी दो, मुझे पानी पीना है, तो उसके ये कहते ही मैं उसके लिए पानी लेकर आया। तभी उसने 3 गिलास पानी और लाने को कहा और जब मैं 3 गिलास पानी और लेकर आया तो उसने वो तीनों गिलास अपने ही बगल में लाइन में रखवा दिए। अब हमें उसकी ये बात बहुत ही अटपटी लगी कि आखिर ये कर क्या रहा है, 3 गिलास पानी क्यों मांग रहा है और ये 3 गिलास पानी यहाँ पर क्यों रखे हैं। अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी उसकी आवाज़ एकदम से बहुत ही भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि कई सारे लोग एक साथ बोल रहे हों। और जब हमने कमरे में चारों तरफ निगाह घुमा कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, जिस वजह से हम थोड़ा घबरा गए और यही सोचने लगे कि आखिर वो आवाज़ आई कहाँ से। अभी हम दोनों यही सब सोच रहे थे कि तभी हमने ऋषि की बात को सुनकर 3 गिलास पानी ला कर रख दिया। उस वक्त हमें कमरे में बहुत ही अजीब सा लगने लगा था, जैसे कि हमारे साथ साथ और भी लोग हैं, लेकिन हमें सिर्फ महसूस हो रहा था। उस वक्त हमने ऋषि से उसके बारे में बहुत पूछताछ की, लेकिन उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। जिसके बाद हमने सोचा शायद ये थक चुका है और इसी वजह से ये कुछ बोल नहीं रहा। एक काम करते हैं, हम सो जाते हैं और फिर कल देखते हैं। दोस्तों इन्हीं सब बातों को लेकर हम दोनों सो गए और फिर उसके बाद मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि ऋषि अभी भी सो रहा है। पर उस वक्त मैंने ऋषि को उठाना ठीक नहीं समझा और उसके बाद मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। और जब मैं तैयार हुआ तो उसके बाद नीतीश मेरा वेट करने लगा। रूम के बाहर वो पहले ही रेडी हो चुका था। इससे पहले मैं रूम के बाहर निकलता कि मेरी नज़र एकदम से ऋषि के चेहरे पर गई। उसकी आंखों के नीचे काले काले डार्क सर्कल बन चुके थे और साथ ही उसके चेहरे पर कुछ अलग तरह के बिंदु बिंदु बनी हुई थी जो कि रात के वक्त नहीं थी। मैंने उसी वक्त नीतीश को आवाज़ दी और उसके बाद जब मैंने उसे ऋषि का चेहरा दिखाया तो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और इसके साथ साथ जब हमने उसके हाथ देखे तो उसके हाथों में भी वो बिंदु थी जो कि अब हमारी चिंता को दोबारा से वापस ला चुकी थी कि ऋषि आया तो ठीक ठाक था, लेकिन उसके साथ अब ये क्या हो गया। दोस्तों उस वक्त अब हम कुछ भी समझ नहीं पाए, लेकिन नीतीश ने कहा पहले यार ऑफिस चलते हैं और हमें काफ़ी देर भी हो गई है, शाम को आकर देखते हैं आखिर चल क्या रहा है इसके साथ। यही सब सोचकर हम दोनों निकल पड़े। फिर जब हम ऑफिस गए तो अब हम शाम होने का इंतज़ार करने लगे कि हमें ऋषि को भी देखना है। जिसके बाद जब शाम हुई तो हम दोनों ऑफिस से निकल गए और फिर जब हम रूम पर पहुंचे तो हमने देखा कि ऋषि रूम की खिड़की के पास बैठ के बाहर की तरफ देख रहा था। लेकिन जब हम रूम के अंदर आए तो हमें वहाँ पर बहुत ही अजीब सी गंध महसूस हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा बदबूदार थी, जिसे सूंघकर हमारी तो अब हालत ही ख़राब होने लग गई। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये बदबू कैसी है, तो मैंने उसी वक्त पहले तो पंखा चलाया और उसके बाद रूम के अंदर सेंट मारा ताकि वो गंध चली जाए। अब ये सब करने के बाद जब मैंने ऋषि को आवाज़ दी तो उसके बाद उसने कहा अरे क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो मुझे। दोस्तों ऋषि की आवाज़ सुनकर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसकी आवाज़ में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे सामने बैठा तो था लेकिन उसके अंदर कुछ और ही था। मैंने उससे पूछा भाई ऋषि तू इतने दिन कहाँ था, तेरे साथ क्या हुआ था, वो दावत कैसी थी। लेकिन ऋषि फिर भी चुप हो गया, वो बस खिड़की के बाहर देखता रहा। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप ही बंद हो गई और उस अंधेरे में हमें
ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है। तभी मेरे कानों में धीमी धीमी आवाज आने लगी, दावत अधूरी रह गई है। अब ये सुनकर मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत ही मोबाइल की टॉर्च चलाई, लेकिन दोस्तों जैसे ही रोशनी ऋषि के चेहरे पर पड़ी तो हम दोनों के तो होश उड़ गए, क्योंकि ऋषि के चेहरे पर वही काले निशान और भी ज्यादा फैल चुके थे। नितेश ने डरते हुए कहा, ऋषि तू सच सच बता, उस रात शमशान में हुआ क्या था तेरे साथ? इस बार ऋषि ने धीरे धीरे अपना सिर हमारी तरफ घुमाया और बोला, मैं वहां दावत खाने नहीं गया था, बल्कि मुझे वहां पर बुलाया गया था। अब उसकी बात सुनकर हम दोनों चौंक गए। ऋषि ने आगे कहा, जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां एक बड़ा सा खाना लगा हुआ था। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन सबके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने मुझे खाने के लिए बुलाया और कहा कि आज से तुम भी हमारे मेहमान हो। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। तभी एक बूढ़े आदमी ने मेरे कान में कहा, जो यहाँ पर आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। तभी दोस्तों मैंने ऋषि से पूछा, फिर तू वापस कैसे लौटा? तभी ऋषि ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, मैं अकेला नहीं लौटा हूँ। इतना कहते ही कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। तभी पीछे रखे 3 पानी के गिलास भी अपने आप ही हिलने लगे। एक गिलास गिरकर टूट गया और उसी पल कमरे में वही भारी आवाज गूंजने लगी कि हमारी दावत अभी बाकी है। हम तीनों डर के मारे अब पीछे हट गए। नितेश ने तुरंत ही दरवाजा खोलने की कोशिश भी की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी ऋषि जोर जोर से हंसने लगा और वो हंसी ऋषि की नहीं थी, उसमें कई सारे लोगों की आवाज मिल रही थी। तभी मैंने डरते पूछा, तो फिर तू कौन है? तभी ऋषि ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं ऋषि हूँ, लेकिन अब मेरे साथ वो भी है जो शमशान की दावत में मिले थे। अब ये सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी वक्त मुझे रणवीर की भी बात याद आ गई कि तुम्हारा दोस्त भी मर जाएगा। अब हमें समझ में आया कि आखिर रणवीर हमें चेतावनी दे रहा था। तभी हमने उसी रात किसी तरह दरवाज़ा खोला और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस के साथ जब हम वापस कमरे में आए तो अंदर कोई भी नहीं था, ना ऋषि ना वो 3 पानी के गिलास। बस दीवार पर एक नया पर्चा चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, हिम्मत है तो आइए, क्योंकि अगली दावत आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों उस दिन के बाद हमने वो कमरा हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब कभी रात में किसी सुनसान जगह पर कोई पुराना पर्चा दिखाई देता है तो मुझे ऋषि और उस शमशान की दावत याद आ जाती है, क्योंकि कुछ निमंत्रण ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।